Okay, good afternoon, beta. Am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. अच्छा, तो बेटा आज जो टॉपिक हमने करना है अपने इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कैपेसिटर को और आज इसको फिनिश ऑफ कर लेंगे. सो लास्ट फ्यू टॉपिक्स आर रिमेनिंग. लेट्स स्टार्ट विद. अच्छा, इससे पहले ये बताएं लास्ट टाइम तक जो टॉपिक्स हमने करे थे आर दोस टॉपिक्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Or do you have any doubt with it? अगर बेटा किसी को कोई डाउट है पास्ट टॉपिक्स में से तो वो बता सकता है, वो पूछ सकते हैं. नहीं है कोई डाउट? No, sir. ओके, चलो ठीक है. आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor with conducting slab between the plates. अच्छा, हमने एक इंसुलेटिंग प्लेट डाली थी, यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया था और दो कैपेसिटर दो प्लेट्स के बीच में, और वहां पर हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी. मैं आज आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ. इस प्रॉब्लम में हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं. ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप. लेट्स से कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास बेटा ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एंड व्हेन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द प्लेट्स, तो हमें मालूम है कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D, where D is the plate separation और A क्या होगा, प्लेट एरिया. इतनी बात क्लियर थी? क्लियर है ना? Yes, sir. तो कैपेसिटेंस ये होगा, ये हमें मालूम था. मैं बेटा आपसे ये कहता हूं कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में अब मैं एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दूं. ये स्लैब कैसी है? कंडक्टिंग स्लैब, और इसकी विड्थ है हमारे पास कुछ T. तो आप मुझे अब न्यू कैपेसिटेंस बता सकते हैं कि न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर. जी सर बोर्ड थोड़ा ब्लर है तो आप जूम कर सकते हो. मैंने जूम किया हुआ है, एक मिनट. क्या अभी क्लियर है? ब्लर है अभी भी. ये भी ब्लर है. बेटा आप एक काम करो, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे दूसरे वाले उस पर ना डिवाइस पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है मुझे. आप एक बार दोबारा ज्वाइन करो. क्या सभी को बोर्ड ब्लर दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Clear है sir. Yes. हाँ, आप दोबारा ज्वाइन करो. सर आपने इससे पहले कुछ करवाया है अभी? नहीं बेटा, बस अभी शुरू ही कर रहा हूँ. ओके. अब क्लियर है बेटा सबको? सर अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था. अभी भी वैसे ही है. सर मुझे तो क्लियर दिख रहा है. Yes, sir. अच्छा, किस किस को ब्लर दिखाई दे रहा है एक बार मुझे बताओ, क्योंकि मेरे सर अब ब्लर लग रहा है. मेरे दूसरे वाले डिवाइस पे इट इज कंप्लीटली ओके बेटा.
अच्छा वेट करो एक मिनट, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ सिस्टम में। कुछ फर्क पड़ा? यस सर, क्लियर है बोर्ड बिल्कुल। यस सर, अब ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा तो टॉपिक जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं फिर से बता दूं। तो आज का बेटा टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अब ये दो प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की, और इससे पहले हमने सेम केस किया था जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया था। तो हमने कैपेसिटेंस निकाल ली थी वहां पर, और हमें पता लगा था कि जो न्यू कैपेसिटेंस होगी that will be greater than the capacitance when there is nothing in between the plates. Now we have similar situation here. Initially हमने दो प्लेट्स ली और बीच में कोई भी स्लैब हमने इंसर्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए था? एप्सिलॉन नॉट A by D, यानी कि उस केस में एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटेंस और प्लेट सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन बेटा अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दूं, मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये कंडक्टिंग स्लैब है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होना चाहिए? अब न्यू कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? कोई आइडिया बेटा किसी के पास कि कैसे निकलेगी? रिलेटिव कंडक्टिविटी जैसा कुछ होता है? रिलेटिव कंडक्टिविटी जैसा तो कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, एक डाइलेक्ट्रिक हमने बोला था, मैंने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन दी थी आपको, मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट एन इंसुलेटर, है ना? यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, और ये स्लैब कैसी है? कंडक्टिंग स्लैब है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? वहां पर हमने कॉन्सेप्ट किस चीज का अप्लाई किया था बेटा? पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। हमने कहा था कि देयर विल बी सम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो याद करो, समझो इस बात को कि अगर मैंने कहा कि दो प्लेट्स के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूं, तो हो क्या रहा था? प्लेट्स के ऊपर जो भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, और फिर जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ने अपने कुछ डायपोल मोमेंट्स क्रिएट किए थे ना? हर मॉलिक्यूल का अपना एक डायपोल मोमेंट था, और वो अपने आप को अलाइन कर गए थे एक ही डायरेक्शन में। यस सर। तो अंदर जो फील्ड क्रिएट हुई थी वो हमारी क्या थी? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है? यस सर। यस सर। एक बार फिर से समझो, अगर नहीं याद है तो। देखो बेटा आपके पास अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो रैंडमली अलाइंड होते हैं, ठीक है? इस तरह से रैंडमली अलाइंड है। जैसे ही आप इसको एक्सपोज करोगे एक एक्सटर्नल फील्ड के साथ, आपने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज किया, तो ये सभी डायपोल्स अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, और वो डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, यानी ये सभी डायपोल मोमेंट्स अब अपने आप को अलाइन कर लेंगे ना? सभी मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस
तरीके से अलाइन कर लेंगे ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये कि जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे तो डाइलेक्ट्रिक क्या था? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर था और हमने बात की थी दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कंडक्टर्स के अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि पोलर और नॉन पोलर कंडक्टर्स हो? नहीं होता ना, कंडक्टर इज अ कंडक्टर, ठीक है? यस सर। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? फ्री चार्जेस। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं और इंसुलेटर में फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं थे, तो अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी तो ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी। जैसे ही आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करोगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप को इस पर्टिकुलर पोजीशन में अलाइन कर लेंगे और इस तरफ क्या आ जाएगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्लैब कैसी थी? कंडक्टिंग स्लैब, तो चार्ज अंदर स्टैटिक प्रेजेंट नहीं होगा। इट मींस जो इंड्यूस्ड चार्ज यहां डेवलप हुआ और जो इंड्यूस्ड चार्ज यहां पर डेवलप हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस, वो एग्जैक्टली एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। तो नेट चार्ज अंदर कितना हो जाएगा? जीरो। देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब कितना होगा? जीरो। ये बात क्लियर है हाँ सर क्लियर है। सभी को? यस Yes, sir. बेटा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है इस पॉइंट में तो वो मुझसे पूछ लो अभी के अभी, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब की ट्रीटमेंट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ट्रीटमेंट इसी तरीके से करनी है। आपको अगर न्यूमेरिकल्स भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना होगा। ये बहुत बेसिक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर या कहीं पर भी कंडक्टर दे रखा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ये याद रखना, इन एक्सटर्नल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, नेट चार्ज उसके ऊपर जीरो होगा, नेट इंड्यूस्ड चार्ज उसके ऊपर जीरो होगा, तो वहां पर स्टैटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है? लेकिन हाँ इंसुलेटर में प्रेजेंट होगी, डाइलेक्ट्रिक में प्रेजेंट होगी, ठीक है? सर उसके बाहर कोई इफेक्ट होगा उसका? उसके बाहर, उसके बाहर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाहर तो सिर्फ इसी का इफेक्ट होगा, इन प्लेट्स का। इस फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके सर। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करूंगा? इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा कुछ इस तरह से कि जो पोटेंशियल था वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट होगा जहां पर कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, ठीक है? इसके अंदर तो Yes, फील्ड था ही नहीं ना, तो बाकी फील्ड कितना बच गया? ई नॉट। बेटा जब आपके पास आपने स्लैब इंसर्ट नहीं करा था तो यहाँ पर फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी ना? ई नॉट थी इलेक्ट्रिक फील्ड। yes, sir. सर एक बार Yes, प्लीज sir, रिपीट, not. इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल था। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट नहीं किया हुआ था तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई नॉट थी। यस सर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, यही होना चाहिए। यस सर। डी प्लेट सेपरेशन था, बट अब in this case potential will be equal to E naught into D minus T, यस सर। क्योंकि आपने जैसे ही प्लेट इंसर्ट करी तो जो सेपरेशन है, जो कैपेसिटेंस है, वो कुछ यहाँ और कुछ यहाँ पर मिली ना आपको। इतने बीच वाले पार्ट में तो कोई कैपेसिटेंस होगी नहीं। यस सर समझ गया सर। तो जब कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? C is equals to Q by V और Q अपॉन E नॉट D माइनस T लिख सकते हैं। यस सर। तो E नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. और ये आ गया बेटा D माइनस T।
तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, अच्छा सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप, चार्ज अपॉन एरिया, Yes, sir. so this becomes A epsilon naught upon D minus T, which can further be written as A epsilon naught upon D 1 minus T by D, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और इसको अगर आप ऐसा लिख सकते हो C नॉट अपॉन 1 माइनस T by D, देखो एप्सिलॉन नॉट A by D को C नॉट लिख सकते हैं ना, Yes, sir. लिख सकते हैं। तो बेटा Yes, C जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, इट विल इंक्रीज बाय इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा अगर आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हो दो प्लेट्स के बीच में, तो ठीक है। Yes, sir. हाँ बोलो, किसी और को कोई डाउट है तो बेटा। नहीं सर, डाउट एकदम क्लियर है मतलब। अच्छा सबको क्लियर है, नितेश Yes, sir. क्लियर है बेटा, नकुल, यस सर क्लियर है। अन्वेषा, यस सर। आशी क्लियर है, यस सर। ओके, आर्यन क्लियर है ना, Yes, sir. क्लियर है। नंदिनी, रिया, वैष्णवी, Yes, sir. आर्यन, ओ अभिमन्यु, यस सर। ठीक है बेटा, समर्थ, यस सर क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज, सर प्लीज मेरे को नोट कर लेना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, एक और काम करो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट से इसकी कैपेसिटेंस बताना मुझे, कैसे निकालोगे। अच्छा ये आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पर कुछ इस तरह से एक अरेंजमेंट है प्लेट्स की, ठीक, ये प्लेट सेपरेशन डी है, ये प्लेट सेपरेशन भी डी है, और दिस इज दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी व्हिच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल्स। अब फटाफट से इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की नेट कैपेसिटेंस बता दो कि क्या होगी if these two plates are also separated by a distance d। हो जाएगा, अभी देख रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। चलो देखो ध्यान से, अगर बेटा ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो यहां से देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ऐसे ही यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सो देयर विल बी नो कैपेसिटेंस हियर। इस वाले रीजन में कोई कैपेसिटेंस नहीं होगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहाँ कैपेसिटेंस होगी C1 which will be equal to epsilon naught A by D। यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस होगी C2 which will be equal to epsilon naught A by D। होगी ना? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ कि ये दोनों अरेंजमेंट सीरीज में है या पैरेलल में है? Parallel. एग्जैक्टली ये दोनों अरेंजमेंट्स कैसी हैं? पैरेलल। कैसे? मैंने आपको बताया था, अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे तो चार्जेस का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप उसको एक सोर्स के अगेंस्ट लगाते हो तो चार्जेस का ऑर्डर क्या होगा? प्लस माइनस, यही होना चाहिए। Yes, sir. बट यहाँ ऑर्डर क्या है? प्लस माइनस प्लस, जो कि किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में हो सकता है। देखो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यस सर। Yes. तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2, सीधा सीधा निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक डला हुआ होता तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इसी तरीके से, अच्छा इसको तो लिख लिया, इसको लिख लिया आपने? सर हाँ बोलो। सर ये दोनों एंड्स कनेक्टेड नहीं है तो आपने ये चार्जेस ऐसे अलाइन कैसे कर दिए? तब पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। कौन से एंड्स कनेक्टेड नहीं है बेटा? सर ए पॉइंट और बी पॉइंट के। ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया ना। बट सर उन दोनों का तो कोई मतलब कनेक्टेड नहीं है ना वो। नहीं बेटा, ये सोर्स के साथ आपस में कनेक्ट ओके सर। हाँ सर। कनेक्टेड है ना। यस सर। तो कैपेसिटेंस के लिए अब ये सोचो ना, आपका आपके कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कि अगर मैं इसको यहाँ पर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता तो ये पैरेलल नहीं बनता। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। यस सर। तो सेम कॉन्सेप्ट तो है बेटा यहाँ पर। आप इन फ्री एंड्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। तो उससे कोई मतलब नहीं है कैपेसिटेंस। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे दो वायर्स है, एक वायर ये है आपके पास और एक वायर ये है। ठीक है, आपने कभी भी देखा हो रोड साइड पर या आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, कहीं आसपास भी आपकी लोकेलिटी में खंबा जो होता है, आजकल क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ऊपर से जो वायर होती है, पहले क्या होता था, 3 वायर्स पैरेलल एक दूसरे के चलती थी, लेकिन उनको पैरेलल मेंटेन्ड रखने के लिए उनके बीच में ना ऐसे लकड़ी की पट्टियां लगा देते थे। ठीक है, जिससे कि वो हमेशा पैरेलल रहें और वो लूप ना बनाए। एक्चुअल में जब भी कभी वो लूप बनाते थे तो उनके बीच का जो गैप होता था वो डिक्रीज हो जाता था। गैप डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट सेपरेशन है ये डिक्रीज हो गया, और प्लेट सेपरेशन डिक्रीज होने की वजह से वहां कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती थी वायर्स के बीच में भी। ठीक है, तो इससे कोई ये मतलब नहीं है कि भाई वो दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। कहीं पर भी कोई भी दो प्लेट्स अगर चार्ज्ड प्लेट्स हैं और उनका आपस में इंटरैक्शन कुछ इस तरीके से है दैट दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो वहां कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अलग अलग सोर्सेज से कनेक्टेड है या सेम सोर्सेज से कनेक्टेड है। अगर सेम से कनेक्टेड नहीं भी है तो भी इंडक्शन के थ्रू कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपस में कनेक्टेड होने से कोई मतलब नहीं है, और नहीं है तो भी क्रिएट हो जाती है और है तो भी क्रिएट हो। ठीक है, ओके सर।
हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसको यहां से रब कर दूं? Yes, sir. ये तो लिख लिया ना? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब इसको आप दो तीन अलग अलग नामों से जानते हो, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है जहां पर हम लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल जब हमने निकालना है, तो वो हम निकाल क्यों रहे हैं या कर क्या रहे हैं। मान लो लेट्स से कि आपके पास एक कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज C1, और इस कैपेसिटर C1 को बेटा आपने कनेक्ट किया कुछ पोटेंशियल के साथ, ठीक है। और लेट्स से कि ये पोटेंशियल था आपका V1, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके पास एक और कैपेसिटर है, ठीक। इस कैपेसिटर को आपने कहा कि इसकी कैपेसिटी C2, कैपेसिटेंस C2, और इसको आपने चार्ज किया था किसी पोटेंशियल V2 के साथ, और ये दोनों एक E के साथ आपस में कनेक्टेड, ठीक है। अब दोनों के अपने अपने पोटेंशियल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों कैपेसिटर्स को यहाँ से हटाओ और दोनों कैपेसिटर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दो। लेट्स से दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब इसके दो फ्री एंड्स हैं आपके पास। अब जब तक ये दोनों फ्री एंड्स कहीं पर ज्वाइन नहीं होंगे, तब तक देयर विल बी नो नेट कैपेसिटेंस। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा ना? No, नहीं sir. होगा। हम क्या करें, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दें ऐसे, ठीक है। यानी अब दोनों कैपेसिटर्स हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसे कनेक्ट करने के बाद मुझे ये बात बताओ, ये कौन सी सिमेट्री है? ये सीरीज सिमेट्री है या पैरेलल सिमेट्री है? Sir, series. Sir, series. बेटा पैरेलल सिमेट्री है, ये सीरीज सिमेट्री नहीं है, ना ध्यान से। क्यों हम कह रहे हैं पैरेलल सिमेट्री? मान लो कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। अच्छा ये बताना, ये कैपेसिटर्स अगर ऐसे कनेक्टेड होते तो आप क्या कहते हैं, ये सीरीज है कि पैरेलल है? Parallel. उसमें भी सेम Parallel. V2 का बेटा पॉजिटिव जो है वो इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना? नो सर सेम है। इसमें और इस सिमेट्री में कोई फर्क नहीं है बेटा आपस में। Yes, क्यों sir. फर्क नहीं नहीं है. है? देखो ध्यान से, ठीक है। ये C1 है आपका, ये C2 है, देखना ध्यान से। हमने इनिशियली क्या लिया था, ये लिया कैपेसिटर C1, अगर ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर C2 से, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये इसकी नेगेटिव प्लेट थी। लेकिन जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो मैंने बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल था और ये नेगेटिव पोटेंशियल था। तो अब इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो चार्जेस हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता रहेगा? इस बात का भी सवाल, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए?
इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 था और इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 था। याद करो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास दो सेम सिमेट्री के ऑब्जेक्ट्स हों और हम उनको आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रख दें तो इससे इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफरेंस कब तक होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर सिमेट्री सेम है। तो इसका आंसर क्या होता है? कब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। हमेशा चार्ज कहां से कहां जाता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है ना? Yes, sir. अब इन दोनों कैपेसिटर्स में से एक का पोटेंशियल V1 था, एक का V2, किसी का हायर होगा और किसी का लोअर होगा। तो ये दोनों आपस में तब तक चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक दोनों कैपेसिटर्स किस में ना आ जाएं? सेम पोटेंशियल में ना आ जाएं। ठीक है? Yes, sir. तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, दैट कॉमन पोटेंशियल V इज गिवन बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल में ऑफ कोर्स, अभी हमने बात की। तो अगर टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो कितना हो जाएगी? C1 प्लस C2। और टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, जिसको कि आप लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है? And this will be the net potential, common potential V. ठीक है? यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक कैपेसिटर होता जो कि चार्ज्ड था और दूसरा कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था। ठीक? मान लो कि ये कैपेसिटर है जो कि चार्ज कैपेसिटर C1 और इसका पोटेंशियल, लेकिन आपके पास अनचार्ज है C2, ये अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट। जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल है ही नहीं। तो जैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे प्लस माइनस और इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, यू जॉइन इट हियर, तो ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव से। तो ये वाली प्लेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ना? यस सर। तो अब देखो सिमेट्री क्या बन रही है फिर से, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस माइनस प्लस जो ऑर्डर ऑफ चार्ज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? सर तो कभी सीरीज का केस बनेगा ही नहीं इसमें। जब भी कभी आप सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर्स को आपस में बैक टू बैक कनेक्ट करोगे तो सीरीज का केस नहीं बनेगा, अनलेस एंड अनटिल कि उसके जो फ्री एंड्स हैं, ये वाले फ्री एंड्स, ठीक है, ये किसी और सोर्स के साथ जाके कनेक्ट हो जाए। अगर ये बैक टू बैक कनेक्ट हो जाते हैं तो ये हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट होती है। ठीक है? यस सर। दिस इज ऑलवेज अ पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है क्या वो क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। सीरीज वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बता। किस चीज का बेटा? तो जो सीरीज में है वो क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, सीरीज में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मुझे एक बात बता दो फिर से। दो कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे कब होंगे बेटा? जब ये एक सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। यस सर। तो जब ये सोर्स के साथ कनेक्टेड होंगे तो इनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्लस माइनस ऐसे ही होगा। यस सर। अगर मैं सोर्स हटा दूं और कैपेसिटर को शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी एक प्लेट को मैंने दूसरे प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। इट मींस फॉर एन इंस्टेंस ये बात समझो
कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो या तो ये दोनों प्लेट्स पॉजिटिव हो जाएंगी या ये दोनों प्लेट्स नेगेटिव हो जाएंगी या ये दोनों प्लेट्स जीरो चार्ज पोजेस करेंगी, ऐसा ही होना चाहिए। यस सर। मान लिया कि जितना ये पॉजिटिव था और उतना ही ये नेगेटिव था, तो दोनों के ऊपर जीरो चार्ज आ गया, जीरो चार्ज। यस सर। तो बेटा लेकिन ये वाली प्लेट के ऊपर तो नेगेटिव था, ये क्या करेगा, इसके ऊपर इंडक्शन करेगा ना, तो अंदर Yes, कौन sir. सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या चार्ज क्रिएट होगा इंडक्शन से, नेगेटिव। यस सर। लेकिन यहाँ बीच में भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्जेस भी अपने आप को नलिफाई करने की कोशिश करेंगे और एक नेट चार्ज दोनों के ऊपर आ जाएगा। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। यस सर। तो ये दोनों प्लेट्स कॉमन पोटेंशियल अटेन करने की कोशिश करेंगी और ये दोनों प्लेट्स भी कॉमन पोटेंशियल अटेन करने की कोशिश करेंगी। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनर प्लेट्स के ऊपर सेम हो जाएगा, तो बाय इंडक्शन एक्सटीरियर प्लेट्स के ऊपर भी सेम चार्ज आ जाना चाहिए, ऑपोजिट चार्ज। यस सर। इस वाली प्लेट से अपोजिट चार्ज आना चाहिए और इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाना चाहिए, यही होना चाहिए ना। यस सर। तो अब ये सिमेट्री कैसी बन रही है बेटा, एग्जैक्टली ऐसे वाली सिमेट्री, सॉरी ये वाली। यस सर। तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, इफ 1 इज पॉजिटिव तो 3 भी पॉजिटिव होगा, इफ 2 इज नेगेटिव तो 4 भी नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक अगर मान लो कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, लेट्स से कि यहाँ पर 4 वोल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू लेके करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि इसके ऊपर 4 वोल्ट था और इसके ऊपर 3 वोल्ट था, ठीक है। तो अगर यहाँ +4 वोल्ट है और यहाँ पर आपका -3 वोल्ट था, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा ना। यस सर। 1 वोल्ट हो जाएगा ना। तो अगर नेट पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया तो इधर भी और इधर भी आपके पास सेम पोटेंशियल आपको मिलना चाहिए। तो सेम पोटेंशियल मिलेगा, इसका मतलब दोनों किस पर है, पैरेलल में। यस सीरीज सर। में तो आपको सेम पोटेंशियल वैसे भी नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल के उनकी वैल्यूज सेम हो, ड्रॉप सेम हो, सब चीजें सेम हो, तभी मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल बात है कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, इन दोनों को शॉर्ट कर रहे हो, दो कैपेसिटर्स को आप शॉर्ट कर रहे हो। दो कैपेसिटर को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको आपस में आपने इकट्ठा जोड़ दिया, सोर्स हटा दिया वहां से। तो दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट, ना कि सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, यस सर। ठीक। तो जैसे यहाँ वाला केस था प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस होने की बजाय ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगी। सेम बात यहाँ पर, अगर वो इनिशियली जैसे हमने कहा था ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो इसका मतलब जब हमने इनको शॉर्ट करा तो ये प्लस ये माइनस, बट ये माइनस होने लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली प्लेट सेम पोटेंशियल से जुड़ेंगी ना। यस सर। बस क्योंकि यहाँ से चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट है कॉमन पोटेंशियल में? नो सर। या कोई और एग्जांपल लेके समझाया जाए? क्लियर है ना? सब क्लियर है। ठीक है। यस। अच्छा चलो ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे? अब ऑब्वियसली इसके ऊपर जो एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे, अगर ये C1 था तो इसकी एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन की एनर्जी तो कुछ और होगी ना, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, और वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो इसको रब कर दूं यहां से, तो कॉमन पोटेंशियल का रिलेशन मैंने यहीं पर इंटैक्ट रख लिया, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है अभी। ठीक है, तो बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में। लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मान लो कि हमारे पास ये जो दो कैपेसिटर्स थे, ठीक है, एक हमारा कैपेसिटर C1 विद पोटेंशियल V1 था, ठीक है, दूसरा हमारा कैपेसिटर C2 था विद पोटेंशियल V2। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज होंगी, U1 की कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 था हमारे पास हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल, और बाद में जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो एनर्जी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, हाफ, ये हमारी यू फाइनल होगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि V क्या है हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल है, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो UF विल बी इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस विल बी आवर फाइनल एनर्जी। और जो इनिशियल एनर्जी थी, वो इनिशियल एनर्जी हमने इन दोनों की अलग अलग निकाली थी। तो कल मैंने आपको जब लास्ट टाइम एनर्जी कैलकुलेट करके बताई थी, तो मैंने बोला था टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। यानी अगर आप U1 प्लस U2 को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल एनर्जी मिल जाएगी। दिस विल बी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो बेटा लॉस इन एनर्जी क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होगा ना। Yes, sir. यस सर। फाइनल माइनस इनिशियल मींस UF माइनस UY। सो हाफ आप कॉमन निकाल लें दोनों साइड से, सो दिस विल बी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 minus C1 V1 square minus C2 V2 square. So this will be the final relation for loss of energy. एक बार इसको पढ़ लो, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। सर लॉस ऑफ एनर्जी में हाफ के बाद वो कॉमन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2। हो हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ये कॉमन स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो हमने फाइनल माइनस इनिशियल निकाला है, ये वैल्यू कैसी आएगी, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू और अ पॉजिटिव वैल्यू। सर पॉजिटिव। नेगेटिव। बेटा हमने निकाला फाइनल माइनस इनिशियल, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। यस सर। तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी तभी देयर विल बी सम लॉस, यस सर। है ना। तो याद रखना U फाइनल माइनस U इनिशियल आपके पास हमेशा लेस देन
0 होगा और u इनिशियल माइनस u फाइनल हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यस सर। तो वैसे हम निकाल सकते थे u इनिशियल माइनस u फाइनल, ठीक है, बट वो फिर जनरली बच्चों के दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि हमेशा तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, अब इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्जी चलती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तरीके से वैल्यूज देख सकते हैं। बट बात यही है कि अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये कि एनर्जी का लॉस हो गया, और वैसे भी हम लॉस ऑफ एनर्जी ही निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो अगर वो पॉजिटिव चाहिए आपको तो आप इनिशियल माइनस फाइनल निकाल लो, वो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहां से बेटा कैपेसिटेंस कंप्लीट हो गया, कैपेसिटर हमारा खत्म, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो फिनिश हो गई यहाँ से। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने एक वो दिया था, प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन का वो दे रखा था, पीडीएफ थी ना एक, यस सर। एक मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने यस बोला सर। था कि चार्जेस और फील्ड से लेके कैपेसिटेंस तक सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, यस सर, दिया था। है ना। अब यहां से बेटा आप उसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ओके सर। और उसमें जहां जहां पर जो जो डाउट आता चला जाए वो आप पूछेंगे। हाँ, आपके इस साल के कोर्स में भी जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर है वो कोर्स में नहीं है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स कोर्स में नहीं है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर मैंने नहीं करवाया है, वो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि कोर्स में है नहीं, वो डिलीट आउट हो गया था, पहले से ही कटा हुआ है वो इस स्पेशल केस में भी नहीं था बल्कि उससे पहले से ही कटा हुआ। ठीक है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के अगर क्वेश्चंस हो तो भले ही छोड़ देना उसके अंदर, लेकिन बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। यस सर। आज अब बेटा आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, टेक 5 मिनट्स, देख लो एक बार, सब चीजों को सोच लो, गो थ्रू कर लो, अगर लिखा है तो उसको देख लो, सामने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, या फिर उसको लिखना है तो वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने इसको लिखना है या समझना है एक बार ही देख लो, इसको सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, और फिर उसके बाद जो फाइनल रिलेशन है वो मुझे बताओ, और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी के अभी डिस्कस कर लो। अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशन है क्या बेटा? अच्छा नहीं, हाँ C1 C2 कट गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हो जाएगा। यस सर। अच्छा, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा रिलेशन और यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको यूज कर लेना कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो। ठीक है, एक बात समझो कि दो कैपेसिटर्स को आपने शॉर्ट करा, ठीक है, वहां पर वो वर्ड यूज करेंगे शॉर्ट, शॉर्टिंग, ठीक है, दो कैपेसिटर्स की आपने शॉर्टिंग करी,
आफ्टर सॉर्टिंग इनिशियली इनके जो चार्जेस थे वो कुछ थे, ठीक है। लेट्स से कि अभी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है। इसका पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 है, ठीक है, ये था। बट एज सून एज आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, तो अब ये V2 और V1 होने के बजाय क्या हो जाएंगे, V और V हो जाएंगे, हो यस जाएंगे ना, Yes, sir. क्योंकि कॉमन पोटेंशियल अटेन करेगा। दूसरी बात, अब ये चार्जेस Q1 और Q2 होने के बजाय Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे। यस Yes, सर sir. तो जो Q और C का रिलेशन होगा दैट विल बी, Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है, तो आपका Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 विल बी इक्वल टू C2V, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। इसकी रेशो ले लोगे तो आपको Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कैपेसिटेंस की रेशो आपके चार्जेस की रेशो के, न्यू चार्जेस की रेशो के बराबर होती है। ये बात याद रखना, ओके सर ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पहले चार्ज इतना था जबकि कैपेसिटेंस इतनी थी, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस the capacitance remains the same, what will be the new charge, तो न्यू चार्ज निकालने में हेल्प करेगा ये रिलेशन, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा आई होप के आज वाले टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स पूछेंगे इससे रिलेटेड, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई तो ठीक है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। अच्छा नहीं, पहले काम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ही कर लेंगे उनकी बात में, ठीक है, ओके सर। Okay, sir. और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे इस पूरे चैप्टर से आधा चैप्टर है बेटा वो, लेकिन वेटेज सेम है। ये चैप्टर 8 नंबर का था, वो 7 नंबर का चैप्टर है आपका पूरा, ठीक है, बट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा आसान है इससे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स भी उस चैप्टर में से आपके कोर्स में ज्यादा है। सर इस चैप्टर में मेन डेरिवेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मेन इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो डेरिवेशन जहां मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट है, अब जैसे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये डेरिवेशन नहीं आती पेपर में, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ओके सर। ऐसे ही गॉस थ्योरम की डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं बट डेरिवेशन आ जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा तो कैसा आएगा, जैसे कि वो एक क्यूब और क्यूबॉइड वाला करवाया था, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल फील्ड वाला करवाया था, ठीक है, यस सर। वो वैसे वाले क्वेश्चंस, ओके सर। ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके बाय।